ये है डेमोक्रेसी नाउ .org से वॉरेन पीस रिपोर्ट। मैं हूं एमी गुडमैन। जस्टिस डिपार्टमेंट ने दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से संबंधित 30 लाख अतिरिक्त दस्तावेज जारी किए हैं, जिसे DOJ यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एप्स्टीन फाइल्स की अंतिम रिलीज कह रहा है, लेकिन अभी भी 25 लाख से अधिक पेज अनजारीकृत हैं। रविवार को मीट द प्रेस की होस्ट क्रिस्टन वेल्कर ने कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक कांग्रेस सदस्य रो खन्ना का इंटरव्यू लिया, जो एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट का सह प्रायोजक हैं। क्या जस्टिस डिपार्टमेंट ने कानून का पूरी तरह पालन किया है? कांग्रेस सदस्य: नहीं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बेहतर मामले में आधे दस्तावेज ही जारी किए हैं, लेकिन वो भी इस देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाले हैं। मेरा मतलब, आपके पास कुछ सबसे धनी व्यक्ति, टेक लीडर, फाइनेंस लीडर, राजनेता हैं, जो सभी किसी न किसी तरह से संलिप्त हैं, ईमेल कर रहे हैं एप्स्टीन के आइलैंड पर जाने के बारे में, यह जानते हुए कि एप्स्टीन एक पीडोफाइल था। मेरे विचार में यह हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है, और यहाँ एलीट की जवाबदेही की मांग है। लेकिन जिन सर्वाइवर्स लॉयर से मैंने बात की है, उन्होंने कहा है कि सर्वाइवर्स अभी भी नाराज हैं। वे इस बात से नाराज हैं कि उनमें से कई के नाम गलती से बिना रिडक्शन के सामने आ गए, और वे चाहते हैं कि बाकी फाइल्स भी सामने आएं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि नई फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में 30,800 से अधिक उल्लेख वाले 5,300 फाइल्स शामिल हैं। फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, मारा लागो और अन्य संबंधित शब्द। कई संदर्भ ट्रंप के बारे में समाचार लेख हैं, लेकिन नई फाइल्स में FBI का एक दस्तावेज भी शामिल है, जो उन लोगों द्वारा ट्रंप के खिलाफ लगाए गए आरोपों का सारांश प्रस्तुत करता है, जिन्होंने FBI के थ्रेट ऑपरेशन सेंटर टिपलाइन को कॉल किया था। ये दस्तावेज दुनिया भर के धनी और शक्तिशाली लोगों से एप्स्टीन के कनेक्शन के बारे में नई जानकारी भी दर्शाते हैं। एक ईमेल में एलन मस्क ने एप्स्टीन से पूछा, तुम्हारे आइलैंड पर सबसे जंगली पार्टी किस दिन होगी? वर्जिन एयरवेज के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन ने 2013 में एप्स्टीन को एक ईमेल भेजकर कहा कि वह उसे फिर से देखना चाहते हैं, जब तक तुम अपना हरम लेकर आओ। ईमेल दिखाते हैं कि ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक ने 2012 में एप्स्टीन के आइलैंड की यात्रा की व्यवस्था की थी, उसके कई साल बाद, जब लटनिक ने दावा किया था कि उसने एप्स्टीन से संबंध तोड़ लिए हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लेंच ने कहा कि किसी और के खिलाफ मुकदमा चलने की संभावना नहीं है। एप्स्टीन के सर्वाइवर्स के एक समूह ने DOJ द्वारा इस रिलीज को हैंडल करने के तरीके की आलोचना की। एक बयान में सर्वाइवर्स ने कहा, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की यह नवीनतम रिलीज ट्रांसपेरेंसी के रूप में बेची जा रही है, लेकिन यह वास्तव में सर्वाइवर्स को एक्सपोज करती है। सर्वाइवर्स के रूप में हम कभी भी वो नहीं होने चाहिए जिनके नाम की छानबीन की जाए और उन्हें दोबारा आघात पहुंचाया जाए, जबकि एप्स्टीन के इनेबलर्स गोपनीयता से लाभान्वित होते रहें। यह उन्हीं लोगों के साथ विश्वासघात है जिनकी सेवा के लिए यह प्रक्रिया है। अब हमारे साथ दो मेहमान हैं। विकी वार्ड, लंबे समय से खोजी पत्रकार और कास्ट सीरीज चेसिंग घिस्लेन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वुमन इन एप्स्टीन्स शैडो की होस्ट और सह निर्माता, जो इसी नाम से एक टीवी सीरीज भी बनी। उम्मीद है कि घिस्लेन मैक्सवेल 9 फरवरी को कांग्रेस के सामने गवाही देंगी। एरिक विडाली भी हमारे साथ हैं। वह द ब्लूम फर्म के पार्टनर और मैनेजिंग अटॉर्नी हैं, जो एक विक्टिम्स राइट्स लॉ फर्म है। वह जेफरी एप्स्टीन के 11 अक्यूजर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपसे शुरू करते हैं। एरिक, इन दस्तावेजों में क्या सामने आया और क्या नहीं, उसके बारे में बताइए। असल में आपके सर्वाइवर्स में से एक, जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, का नाम 500 से अधिक बार आया है। यह बिल्कुल सही है, 538 बार। और जो चीज़ हैरान करने वाली है वो ये है कि ये अक्षमता और सक्रिय कवर अप के बीच परफेक्ट स्टॉर्म लगता है। यह दोनों है, और यह इतना मनमोहक है क्योंकि वे उन दस्तावेजों को रोक रहे हैं जिन्हें रोका नहीं जाना चाहिए, जिन्हें जनता को देखने का हक है। उन्हें अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज और कुछ अन्य बहुत अस्पष्ट विशेषाधिकारों के आधार पर रोका जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर वे ऐसे दस्तावेज दिखा रहे हैं जिन्हें नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि उनमें सर्वाइवर्स के अनरिडेक्टेड नाम हैं। 538 बार एक ऐसी महिला को एक्सपोज करने के लिए गलतियां करना एक अपमानजनक राशि है, जिसका यौन शोषण 2009 में उज़्बेकिस्तान से जेफरी एप्स्टीन द्वारा किया गया था।
और यह इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस साल के 1 साल बाद की बात है जब जेफरी एप्स्टीन को एलेक्स एकोस्टा से स्वीट हार्ट डील मिली थी, जिसके बारे में फिर से ज़्यादा दस्तावेज नहीं हैं जो एलेक्स एकोस्टा के सर्वाइवर्स को नज़रअंदाज करने और एप्स्टीन को यह स्वीट हार्ट डील देने के फैसले की व्याख्या करते हैं। मुझे याद है वाशिंगटन में उसे देखकर मैं बहुत हैरान थी जब बाकी सभी सर्वाइवर्स वहां थे। अविश्वसनीय रूप से बहादुर। उसने पिछली रात देर से ही खुद को प्रस्तुत करने का फैसला किया था, है न? उज़्बेकिस्तान से एकजुटता में खड़े होने के लिए। लेकिन आपने उसकी ओर से बात की? हाँ, बिल्कुल, मैंने उसकी ओर से बात की क्योंकि वह अभी भी सार्वजनिक होने में हिचकिचा रही थी। अन्य सर्वाइवर्स के सामूहिक सशक्तिकरण ने उसे कम से कम उपस्थित होने और अपना चेहरा दिखाने के लिए सशक्त किया। वह उसके लिए एक बहुत बड़ा पल था। याद रखिए, उसका शोषण तब हुआ जब जेफरी एप्स्टीन एलेक्स एकोस्टा की प्ली डील से एंकल ब्रेसलेट पहने हुए था। तो मेरा मतलब, यह वास्तव में चौंकाने वाला है और अब वह अभी भी निजी रहना चाहती है। वह नहीं चाहती कि उसका नाम बढ़े। आप जानते हैं, राष्ट्रीय समाचारों में आए और 538 बार डीओजे ने उसका नाम मिस किया, और यह एक ऐसा नाम है जो मेरी फर्म द्वारा डीओजे को दिया गया था। उस तरह की अक्षमता और उस तरह की गलती का कोई बहाना नहीं है। और उन लोगों के बारे में क्या जिनकी रक्षा की जा रही है, सर्वाइवर्स की नहीं? जाहिर है, यही वह चीज़ है जो पूरी बात को इतना मनमोहक बनाती है। वे सर्वाइवर्स का नाम ले रहे हैं। वे संभावित, आप जानते हैं, क्या रिडैक्ट किया जाना चाहिए और क्या नहीं। एक स्पेशल मास्टर नियुक्त किया जाए क्योंकि अभी जनता, सर्वाइवर्स, हम सभी एक ऐसे जस्टिस डिपार्टमेंट, ट्रंप के जस्टिस डिपार्टमेंट पर भरोसा करने के लिए मजबूर हैं। विकीवार्ड, लाखों पेज की फाइल्स की रिलीज और जो पेज जारी नहीं किए गए, उनसे आप सबसे ज्यादा क्या प्रभावित हुई? ठीक है। खैर, एरिक के बिंदु के अनुसार 2009 में एप्स्टीन के लिए ट्रैफिक की गई आपकी बेचारी क्लाइंट के बारे में मैंने जस्टिस डिपार्टमेंट के भीतर, आप जानते हैं, रिडैक्टेड अधिकारियों के बीच कुछ दिलचस्प आदान प्रदान पढ़ा। वे 2011 की तारीख के थे और यह तब की बात है जब ब्रैडली एडवर्ड्स और अन्य वकील, जो आप जानते हैं, कई सर्वाइवर्स का प्रतिनिधित्व करते थे, दबाव बना रहे थे। यह तर्क दे रहे थे कि यह क्राइम विक्टिम्स एक्ट का उल्लंघन था कि यह नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट उनकी पीठ पीछे, उनकी जानकारी के बिना किया गया था। और आप देखते हैं, यह नाम जस्टिस डिपार्टमेंट अधिकारी कह रहे हैं। खैर, चाहे वह डील अच्छी थी या बुरी, हमें खुद की रक्षा के लिए खुदाई करनी होगी। लेकिन लगभग, मेरा मतलब, मैं पैराफ्रेज कर रही हूं, लेकिन यह था कि चाहे वह अच्छा था या नहीं, कि उस डील की सामग्री चाहे जो भी रही हो, वे जानते थे, वे पूरी तरह जानते थे कि यह एक बहुत बुरी चीज थी जो उन्होंने की थी। रिपोर्टिंग है कि एलेक्स एकोस्टा ने अपने सहयोगी अभियोजकों को विशेष प्ली डील के बारे में पीड़ितों को सूचित न करने का निर्देश दिया था। यह एक बड़ी बात है। मैं लगभग 6 महीने के लिए अभियोजक था। मुझे यह पसंद नहीं आया, लेकिन उन 6 महीनों में एक चीज जो मैंने सीखी वह यह है कि जब आप प्ली डील करते हैं तो आप पीड़ित को सूचित करते हैं। तो यह तथ्य कि यह रिपोर्ट किया गया है कि उसने ऐसा किया, उसने उन्हें पीड़ितों को सूचित न करने का निर्देश दिया, यह बहुत ही संदिग्ध है, सिर्फ लोगों की याददाश्त के लिए, क्योंकि यह एक जटिल कहानी है। 2007 में वह प्ली डील किया थी और मारिया फार्मर बहनों के आगे आने का साहस, 1 दशक से भी पहले, और कितनी युवतियों, लड़कियों का शोषण किया गया था। और फिर भी जो डील हुई, यह वास्तव में, मेरा मतलब, यह फिर से शिकार बनाना है, यह अन्याय के एक खेल से परे है। एक बात जो आप जानते हैं, उसे सचमुच कई पीड़ितों को नज़रअंदाज किया गया और उसे सचमुच एक थप्पड़ जैसी सजा दी गई। एक बात जो समझना ज़रूरी है वह यह है कि एलेक्स एकोस्टा ने एक चीज़ ज़रूर की, उसने उसे 2007-2008 में एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर बनाया। तो यह सार्वजनिक जानकारी थी और यह इन नई फाइल्स में जारी किए गए किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ वास्तविक सवाल खड़े करती है। कोई भी जो जेफरी एप्स्टीन के सार्वजनिक रूप से ज्ञात रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर बनने के बाद उसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा, मेरे विचार से उसके पास कुछ जवाब देने योग्य सवाल है। खैर, और उस पर, एमी, मैं कहूँगी, आप जानती हैं, जैसा कि आप जानती हैं, इस कहानी की रिपोर्टिंग पर मेरा एक व्यक्तिगत इतिहास है और मैं 2002 में नरक से गुजरी जब एप्स्टीन ने मुझे धमकाया क्योंकि मैं फार्मर बहनों तक पहुंच गई थी।
और मुझे यह देखकर मतली आ गई कि अचानक जेफरी एप्स्टीन से ग्रेडन कार्टर को भेजे गए ये फैक्स देखने को मिले जो मुझे बदनाम कर रहे थे, और वे सवाल जो मैं उनसे घिसलेन मैक्सवेल से 2002 में फार्मर बहनों के बारे में पूछ रही थी। आइए स्पष्ट रहें क्योंकि हमने इस पर विस्तार से बात की है, लेकिन 2002 में आप वैनिटी फेयर के लिए लिख रही थी। आपसे इस उभरते हुए करोड़पति अरबपति जेफरी एप्स्टीन पर एक लेख करने को कहा गया था, और फिर आपको फार्मर बहनों की कहानी मिली। एप्स्टीन वास्तव में वैनिटी फेयर के दफ्तरों में आया मेरी पीठ पीछे, और आप जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी। मैं जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी। मैं बिस्तर पर आराम कर रही थी। हम फैक्ट चेकिंग के अंतिम चरणों को पूरा कर रहे थे। फार्मर बहनें निश्चित रूप से लेख में थीं और उनके आरोप, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि जेफरी एप्स्टीन ने मेरे बॉस को ये फैक्स भेजे थे जो मुझ पर इन बेतुके आरोप लगा रहे थे, और जाहिर है उसके बाद ही फार्मर बहनों और उनके आरोपों को काट दिया गया। फिर मैंने क्या दिलचस्प पाया, फिर से एरिक की कही बात पर लौटते हुए, कि ये सभी ईमेल इन सभी लोगों के थे। उसके बाद भी जब यह ज्ञात था कि जेफरी एप्स्टीन एक दोषी यौन अपराधी था, तब भी मुझे दूसरी वैनिटी फेयर रिपोर्टर के साथ ईमेल मिले, जो दुख की बात है कि मर चुके हैं, जॉन कोनोली, लेकिन आखिरकार जेम्स पैटरसन के साथ एक किताब के सहलेखक बने। अब मेरे सहलेखक फिल्थी रिच। हर तरह के पत्राचार हैं, इसे फिल्थी रिच कहा जाता है। हाँ, हर तरह के पत्राचार थे जॉन कोनोली के बारे में, और एक बार एप्स्टीन माइकल वुल्फ से संपर्क करता है और कहता है कि क्या हम ग्रेडन से पूछें। दूसरे शब्दों में ग्रेडन कार्टर कम से कम एप्स्टीन के मन में बॉय क्लब का हिस्सा था। एलन मस्क और स्टीव टिश और हॉवर्ड लटनिक और रिचर्ड ब्रैंसन, और आप जानते हैं रिचर्ड ब्रैंसन जो वर्जिन एयरवेज के संस्थापक हैं, और आप जानते हैं एंड्रयू माउंटबैटन। मेरा मतलब, हम बार बार इन दस्तावेजों में देखते हैं, यह सिर्फ एक बड़ा अरबपतियों का बॉय क्लब था जो, आप जानते हैं, महिलाओं के साथ वस्तुओं जैसा व्यवहार करता था। मेरा मतलब यह, आप जानते हैं, उनके शरीर के अंगों की चर्चा। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, और आप एप्स्टीन को लिखते हुए देखते हैं। आइए इसे, आप जानते हैं, कागज पर ज्यादा न लिखें। मेरा मतलब, वह कम से कम इस बात से अवगत था। लेकिन मैं एक बात का जिक्र करना चाहती हूं जो यह है कि जैसा कि आपने बताया, घिसलेन मैक्सवेल को अगले सोमवार को वर्चुअली हाउस ओवरसाइट कमेटी के सामने गवाही देनी है, और उसमें, और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हम शायद कुछ नहीं सीखेंगे। मुझे लगता है कि वह 5वें संशोधन का हवाला देगी, लेकिन उसकी हेबियस कॉर्पस फाइलिंग में, जो उसने अपनी अपील के हिस्से के रूप में दायर की है, वह 25 पुरुषों के बारे में बात करती है जिनके साथ समझौते किए गए थे, और वह दावा करती है कि उन्हें ये समझौते करने के लिए दबाव डाला गया क्योंकि उस पर लटके आपराधिक कार्यवाही के कारण। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे सूत्रों ने मुझे यह बताया है कि पुरुषों के साथ बहुत सारे नागरिक समझौते पर्दे के पीछे किए गए थे, और अगर वे समझौते नहीं किए गए होते तो शायद उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा रहा होता। जब आप प्राइवेट सेटलमेंट कहती हैं, आपका मतलब सर्वाइवर्स के साथ पैसे के समझौते से है? हाँ, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के साथ। और आपके, मेरा मतलब, आप 11 सर्वाइवर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उज़्बेकिस्तान की सर्वाइवर, वह महिला जो उज़्बेकिस्तान से आई थी, उसे एक मॉडलिंग डील का वादा किया गया था। वह 19 साल की थी। यह उसके साथ नहीं हुआ होता अगर जेफरी एप्स्टीन 2007 में, है ना? बिल्कुल, और यही वह चीज़ है जो उस डील के बारे में इतनी भद्दी है कि इसने जेफरी एप्स्टीन से महिलाओं की रक्षा करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया। यही तो पूरा मुद्दा है कि एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को क्या करना चाहिए जब वे अपराधियों को पकड़ते हैं। यह उन्हें रोकना है और अन्य संभावित पीड़ितों की रक्षा करना है। और एलेक्स एकोस्टा और उनकी टीम ने ठीक उल्टा किया। यही इतनी विडंबना है क्योंकि अगर उसने उसे वह स्वीटहार्ट डील नहीं दी होती, अगर उसने उसे थप्पड़ जैसी सजा नहीं दी होती, तो मेरी क्लाइंट और बहुत सी अन्य महिलाएं कभी भी जेफरी एप्स्टीन से नहीं मिलती, उनका कभी ट्रैफिकिंग नहीं होता और उनकी जिंदगी आज बहुत अलग होती। और यही वह चीज है जो जारी किए गए दस्तावेजों के बारे में इतनी निराशाजनक है। मैं कुछ नहीं देख रहा हूं। मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं देखा है जो अभियोजन समझौतों, अभियोजक के नोट्स, वास्तविक चर्चाओं, ईमेल, उस डील में क्या हुआ जो इतनी संदिग्ध और वास्तव में अन्याय के एक खेल जैसी डील है की व्याख्या करता हो। खैर, आप जो देखते हैं वह फिर से भाईचारे को काम करते हुए देखते हैं। आप देखते हैं कि एलेक्स एकोस्टा, जे लेफोविट्ज और जेफरी एप्स्टीन की टीम के अन्य वकीलों के कितने अच्छे दोस्त थे। एप्स्टीन बहुत चालाक था
वह सभी वकीलों को लाया जो उसने सोचा कि जस्टिस डिपार्टमेंट में वकीलों के साथ काम कर पाएंगे। किसी भी कारण से एलेक्स एकोस्टा एक बार सरकार में अपनी स्थिति छोड़ने के बाद उसी फर्म में निजी प्रैक्टिस में चले गए जहां जे लेब्कोविच थे। मेरा मतलब, दुनिया दुखद रूप से इसी तरह से चलती है। आखिरकार इन लाखों पन्नों में हत्या, यौन हमले के चरम आरोप हैं। एक मामले में राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में बात की गई है कि उन्होंने एक 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया, लेकिन ये आरोप हैं। हालांकि एक युवती द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया था जिसे तुरंत हटा दिया गया था। दाब है ना, आप कैटी की बात कर रहे हैं और ये एक टिपलाइन के माध्यम से आते हैं। बेशक इन सभी की जांच की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ब्लेंच कहता है कि जांच पूरी हो गई है। हाँ, यही वह कहता है, लेकिन वह चल रही जांच या उसके बारे में कुछ बहुत अस्पष्ट के कारण दस्तावेजों को रोक भी रहा है। और फिर से, इसीलिए हमें एक स्पेशल मास्टर की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अलावा किसी और को इसकी देखरेख करने के लिए, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन की बात आने पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अपनी खुद की पुलिसिंग करने के लिए भरोसेमंद हो सकता है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन एकमात्र अपराधी बना हुआ है जिसे मैंने कभी देखा है जिसे कब्र से परे भी विशेष उपचार मिलना जारी है।